तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यूज के बारे में। इन्फीबीम एवेन्यूज तो ये जो कंपनी है ये 2010 को एस्टेब्लिश हुई थी। और फिर अगर हम बात करें इस कंपनी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। और इस कंपनी का जो है अभी करंट जो सीईओ है वो है मिस्टर विशाल मेहता। और ये जो कंपनी के शेयर्स है अभी लगभग एक शेयर अभी लगभग 18 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2020 की तो वो है 633 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1962 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2021 की तो वो है 72 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 140 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो अगर हम इन्फीबीम एवेन्यूज के नेटवर्थ को देखें तो इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 2738 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 यानी कि करेंट ईयर की तो वो है 3165 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज के फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फीबीम एवेन्यूज के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4725 करोड़। तो इसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 33.23%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर फिर भी पी रेशियो कम भी ज़्यादा हो, पर अगर उस कंपनी का जो है ईपीएस जो है वो अगर लास्ट 3-4 ईयर्स के अगर हम ईपीएस ग्रोथ को देखें तो वो अगर अच्छी खासी राइज हो रही है, तो ऐसे कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको एक फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिलने का जो है प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहता है। तो इसका अगर हम ईपीएस ग्रोथ को देखें तो लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम इसके ईपीएस ग्रोथ को देखें तो वो है 7.8%। और पी रेशियो हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करने होंगे। तो इसका जो है पी रेशियो वो है 33.23, यानी कि इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें 33.23 रुपीज़ पे करने होंगे। तो पी रेशियो के साथ साथ हमें पैग रेशियो को भी देखना चाहिए। पैग रेशियो भी हमें ये बताती है कि कंपनी के जो अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। पैग रेशियो अगर 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो है शेयर प्राइस वो ओवर वैल्यूड है, और अगर 1 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। तो इसका जो पैग रेशियो है वो है 4.59, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। तो इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 1.49, और पीबी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर 1 से भी कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? बेसिकली अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू पर शेयर के भी कम के प्राइस में मिल रही होती है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं इस कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 11.80 रुपीज़, और ये कंपनी का जो शेयर है एक शेयर अभी लगभग 18 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि 11.80 से ज़्यादा है, और इसीलिए इसका जो पीबी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की। तो इसका कंपनी जो ये जो कंपनी है जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो पी है वो है 27.97। और अगर किसी कंपनी का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम हो तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.0, यानी कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, जो कि अच्छी बात है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डी रेशियो, यानी कि डेट टू इक्विटी के डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ ही एक इम्पॉर्टेंट रेशियो जो कि है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो हमें ये बताती है, ये एक रिलेशनशिप को बताती है बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है, और अगर 1 से कम हो तो ऐसे कंपनीज का जो है करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इसका जो करंट रेशियो है वो है 1.55, यानी कि इस कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स ज़्यादा है। और बेसिकली करंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा हो तब ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर फिर भी इस कंपनी का जो है करंट रेशियो वो 1.55 है, यानी कि इस कंपनी के पास करंट एसेट्स से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो ईपीएस है वो है 0.53, और ईपीएस जितना ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ईपीएस जो है वो ईयर ऑन ईयर अगर अच्छी खासी राइज हो रही है तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ऐसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.28%, जो कि इतना कुछ खास नहीं है। और डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड अगर किसी कंपनी का जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो है आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू और फेस वैल्यू की। तो बुक वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 11.80। और उसके बाद अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 1। तो इसके बाद हम बात करते हैं आरओई और आरओसी के बारे में। तो इस कंपनी का जो आरओई है, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 5.78%। और आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आरओई के साथ साथ आरओसी को भी हमें देखना चाहिए। आरओसी इसका जो है वो है 5.53। और आरओई और आरओसी के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी के आरओई और आरओसी के बीच में गैप कम है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने डेट और इक्विटी को बहुत ही अच्छी तरीके से, दोनों को ही एकदम अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही है। और इसीलिए इसका जो आरओई और आरओसी के बीच में जो गैप है वो कम है। और ये दोनों ही अगर 20 से ज़्यादा हो तब उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर तो 20 से ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी इन दोनों के बीच में जो है गैप भी थोड़ा सा कम ही है, यानी कि ये कंपनी जो है अपने इक्विटी और डेट को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंफीबीम एवेन्यूज कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो रिटेलर्स के पास है। कितना है? 63.19%। फिर अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की, तो इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास लगभग 30.63% के आसपास जो है शेयर्स मौजूद है। और फिर अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी लगभग 6.11% का जो है शेयर्स मौजूद है। और म्यूचुअल फंड्स के पास जो है 0.07% के आसपास जो है शेयर्स है। और ऐसा माना जाता है कि जिन भी कंपनीज के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर्स मौजूद है, वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ है। तो बेसिकली प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स तभी रखते हैं जब उनको पता हो, उनको लगता हो कि उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तभी वो जो है अपने पास जो है वो ज़्यादा शेयर्स रखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के पास जो है 63% के आसपास जो है प्रोमोटर्स के पास शेयर मौजूद है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स ज़्यादा है कि नहीं वो देखना चाहिए एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्योंकि इस कंपनी का जो करंट रेशियो वो 1 से भी ज़्यादा है, 1.55, यानी कि इस कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स ही ज़्यादा है। तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का जो है टोटल एसेट्स और टोटल जो लायबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर चेंज हो रही है कि नहीं। और जो टोटल एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए, और जो टोटल लायबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के
2023 के अगर हम बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो 2023 में अभी जो कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी के पास जो है लगभग 1254 करोड़ के आसपास जो है करंट एसेट्स मौजूद है। और अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटीज़ की, करंट लाइबिलिटीज़ में कंपनी के पास लगभग 783 करोड़ के आसपास जो है करंट लाइबिलिटीज़ मौजूद है। अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की तो अभी जो कंपनी के पास जो है टोटल एसेट्स है वो है 4104 करोड़। और अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ की तो अभी जो कंपनी के पास जो है टोटल लाइबिलिटीज़ है वो है 938 करोड़। यानी कि इस कंपनी के पास जो है टोटल एसेट्स भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज़, जो कि अच्छी बात है। तो 2023 के बाद अगर हम 2022 के बैलेंस शीट को भी अगर हम देखें तो 2022 में इस कंपनी के अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स जो थे वो थे 3854 करोड़। और अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ की तो कंपनी के पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ थे वो थे 896 करोड़। यानी कि अगर हम बात करें इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो 2022 से 2023 में राइज हुई है। और हाँ, टोटल लाइबिलिटीज भी राइज हुई है, पर एज कम्पेयर टू टोटल एसेट्स कंपनी के जो है टोटल लाइबिलिटीज कम ही है एज कम्पेयर टू टोटल एसेट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।